हेलो बेटा। हम लोग एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब तक हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि चार्जेस जो हो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किस तरीके से जो क्लाउड्स के अंदर लाइटिंग हम लोगों को देखने को मिलती है वो भी एक ह्यूज चार्ज ऑफ हम लोगों को क्लाउड्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल। हम लोग ये जानते हैं किसी भी एटम का जो नेट चार्ज होता है वो हमारे पास में जीरो होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो वो एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि जो प्रोटॉन्स हमारे पास में वो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टोटल चार्ज जो हमारे पास में एटम का होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में है न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही नेगेटिव चार्ज हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स के पास में। तो नेट चार्ज ऑफ एटम जो है वो जीरो देखने को मिलता है। ओके, हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और अभी हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है। दैट मीन्स जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके इस ऑर्बिट के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करता रहता है ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स। ओके, बट जैसे हम लोग उसको एक एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है। सो ड्यू टू प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो इंक्रीज। सो यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसको रिवॉल्व करने के लिए लंबा पाथ चाहिए। तो इसका जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था, न्यूक्लियर फोर्स विल बिकम वीक एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट फ्रॉम देयर ऑर्बिट। Okay, so now these electrons emit from their orbit and there is no connection of this electron with this orbit. Okay, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बचता है। सो वी कैन यूज दिस इलेक्ट्रॉन एज वॉट एवर वी वॉन्ट। सो वी विल कॉल दिस इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का अभी इस एटम के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, ये यहाँ से फ्री हो गया है। सो वी विल कॉल दिस इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकंड थिंग, यदि मुझे इसी इलेक्ट्रॉन्स को मैं वापस लेके जाना चाहता हूँ तो वापस से इस एटम का जो नेट चार्ज है वो हमारे पास में जीरो हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इस एटम का जो नेट चार्ज है वो हमारे पास में पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पहले इसका नेट चार्ज जीरो था, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल गया है और वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है। तो अभी इसका जो नेट चार्ज वो हमारे पास में हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेस जो यहाँ पे चार्जेस की क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव। सो दिस एटम विल बिकम एज ए पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ अभी जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसको हम लोग करंट फ्लो कराने में, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता होती है, जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, वो एलिमेंट या मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकता है। तो किस किस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, किस किस के अंदर से नहीं होती है, उसके बेस्ड पे हम लोगों ने तीन कैटेगरी बनाई हुई है। पहली कैटेगरी जो है हमारे पास में आती है कंडक्टर। ओके, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो सकती है। ठीक है, जैसे कि सिल्वर हमारे पास में एक बेस्ट कंडक्टर है। और जनरली हम लोग यदि डोमेस्टिक वायर की बात करते हैं तो कॉपर वगैरह, कॉपर के वायर जो हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी, ह्यूमन बॉडी जो है इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी कंडक्टर है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे कि कॉपर सल्फेट हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्योंकि यदि आप कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 उसको यदि आप ब्रेक करते हो तो ये एक जो है 2H पॉजिटिव आयंस में और SO4 2 नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। तो इस प्रकार से जो आयंस है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में हमारी हेल्प करते हैं, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाती है दे विल कॉल्ड एज ए कंडक्टर। ओके, जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा होगा कि एक कंडक्टर के अंदर किस प्रकार से जो चार्जेस जो फ्लो हो रहे होंगे और इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करेगी, या जब चार्जेस वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर जो है वैसे काम करेंगे, या उस मटेरियल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास में एक मेटल पीस है और हम सब लोग ये जानते हैं कि जो मेटल पीस है उसके अंदर जो
चार्जेज रहते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ए बेसिक अरेंजमेंट कि ये हमारे पास एक मेटल पीस है, ये एक हमारे पास में न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ से उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये एक दूसरा हमारे पास में एटम है, तीसरा एटम है, चौथा एटम। इस प्रकार से हमारे पास में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं। ठीक है, अभी जो है इस एटम का नेट चार्ज जो है वो इसका 0 है। ठीक है, तो जब हम लोग इस मटेरियल्स के, दैट मीन्स इस मेटल के दोनों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है, इनका जो मेजरमेंट है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने का, वो पावर ज़्यादा है, तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टू दिस नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे। तो यदि ये रिपेल करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर देखा था, जब हम लोग सेम से एक मटेरियल को मेटल डिस्क से कनेक्ट करते थे तो जो गोल्ड लीफ थी वो हमारे पास में रिपेल हो जाती थी, मतलब उनका जो बीच का डिस्टेंस था वो अवे हो जाता था। और जब हम लोग दूसरे टाइप के मटेरियल से उसको टच करते थे डिस्क को, मेटल डिस्क को, तो हम लोग ये देखते थे कि जो गोल्ड लीफ के बीच का डिस्टेंस था वो कम हो जाता था, मतलब कि सेम चार्ज क्या करते थे, रिपेल करते थे, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जो मूव होकर किधर आना शुरू करेंगे, इस डायरेक्शंस में, और जो नेगेटिव चार्ज जो मूव होकर जाना शुरू कर देंगे इस डायरेक्शंस में। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज ये है, और ये नेगेटिव चार्ज जो है मूव होकर किधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला गया। तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा होल हमारे पास, मतलब ब्लैंक प्लेस। और जो ब्लैंक प्लेस है उसको हम लोग फिजिक्स के अंदर काउंट करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वी विल कॉल कि ये यहाँ पे एक ब्लैंक प्लेस बोला बचा और उसको हमने बोला होल। ठीक है, तो ये जो होल है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज मूव होकर इधर जाएगा। अभी ये जो यहाँ पे होल बचा, ये होल क्या करेगा, यहाँ पे कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ पे होल बचा, ये होल क्या करेगा, अब इधर से एक नेगेटिव चार्ज को खींच के उधर लेके जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली हो क्या रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो हो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के लेके जा रहे हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके इधर भेज रहे हैं, इस डायरेक्शन में रिपेल करके भेज रहे हैं। तो जब पहला चार्ज, अभी देखिए इसका नेट चार्ज इस मटेरियल का 0 था, जब पहला नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा मूव करके, तो हम लोग ये जानते हैं कि इसमें से एक नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, तो अभी इसके पास में जो डिफिशियंसी है वो इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, और जो एक्सेस है वो हो जाएंगे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये मेटल कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज मेटल। लेकिन जब यहाँ से एक पॉजिटिव जो इधर से पॉजिटिव आया है, क्योंकि इस पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा, यहाँ पे होल बचा, होल ने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा, फिर होल बचा, होल ने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है उसको खींचा, फिर यहाँ पे होल बचा, और ये होल क्या करेगा, अब इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा। ठीक है, तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन इधर गया था, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से फिर आ गया, और इस जो मटेरियल का नेट चार्ज फिर से क्या बन जाएगा, 0। फिर से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएगा, तो यदि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसका जो नेट चार्ज वो फिर से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नेट चार्ज, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा तो फिर से इसका नेट चार्ज 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करते चले जाएंगे, और जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज है वो इधर नेगेटिव की तरफ मूव करते चले जाएंगे, और ये हमारे पास में पूरी एक साइकिल बन जाएगी। और इस तरीके से ये चार्जेस एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, और फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही कि हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से इस मेटल के अंदर, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से कंडक्टर जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इंसुलेटर की कहानी हम लोग समझते हैं। इंसुलेटर में क्या हुआ होगा, इसी प्रकार से हमारे पास में एक मटेरियल है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल अब की बार हमारे पास में नॉन मेटल का है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब ये मटेरियल है तो ये हमारे
हम लोगों ने कंसिडर किया कि एक एटम है, उस एटम के बीच में जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन्स को एक न्यूक्लियर फोर्स लगा के अपनी तरफ ही खींचा हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने इस मटेरियल के दोनों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। यदि दोनों तरफ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पॉजिटिव चार्ज भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो मेटल था, हमारे पास में जो मेटल था, मेटल के केस में न्यूक्लियर चार्ज जो है या न्यूक्लियर फोर्स जो है वो वीक पड़ता है कंपैरिजन टू किसके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन नॉन मेटल के केस में जो हमारे पास में न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। तो यदि ये फील्ड हमारे पास में कमज़ोर है और न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास में ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव नहीं करता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव नहीं होगा तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आने चाहिए थे, जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो क्या बचेगा, इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो यहाँ पे एक होल बनेगा, फिर एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर होल बनेगा, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर होल बनेगा। लेकिन वो पूरा के पूरा जो प्रोसेस से कंडक्टर के अंदर हो रहा था वो प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन बनता ही नहीं है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा तो इसके अंदर से किसी प्रकार का कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगली चीज़, यदि हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना स्ट्रॉन्ग कर दें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है इस न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो आंसर है कि हर एक मटेरियल के लिए ये जो ब्रेकडाउन फोर्स है, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन फोर्स या ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज की बात करेंगे। तो यदि ये हम लोग बात करते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमें, या कितनी स्ट्रॉन्ग वोल्टेज हम लोग यहाँ से दे दें कि ये न्यूक्लियर फोर्स का जो ताकत है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत से कम हो जाए, तो ये सब मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा। लेकिन यदि मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि ये मेरे पास में एयर है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये मेरे पास में एक वायर है और ये मेरे पास में दूसरा वायर है, तो दोनों वायर के बीच में इस प्रकार से करंट फ्लो नहीं होता है जब तक इन दोनों को टच नहीं किया जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में एयर है और एयर जो एज ए इंसुलेटर काम करती है। तो यदि इन दोनों मटेरियल के बीच में हम लोग ऐसा चाहते हैं करंट फ्लो होके जाए, तो ज़रूरी है कि जिस वायर के अंदर से वोल्टेज आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर है वो हमारे पास में 3 इंटू में 10⁶ न्यूटन पर कूलम होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आए? तो यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एयर के केस में यदि मैं 3 इंटू में 10⁶ कर देता हूँ, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड करने पे ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये कमज़ोर पड़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के चला जाएगा किसकी तरफ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और इस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो बेसिकली पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली इसको देना, तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर से जो है करंट फ्लो होता ही नहीं। ठीक है, ओके। इंसुलेटर से जुड़ा हुआ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। हम लोग ये जानते हैं कि हर एक मटेरियल की एक कैपेसिटी होती है कि वो उतनी लिमिट तक जो है चार्जेस को फ्री नहीं करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे कि ऐसा समझिए कि इस एटम की एक कैपेसिटी है कि यदि ये एयर के बारे में बात करते हैं तो इस एटम की एक कैपेसिटी है कि जब तक इसको 3 इंटू में 10⁶ न्यूटन पर कूलम इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक ये इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं करेगा और इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस एटम टू होल्ड दिस इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की वो कैपेसिटी जो उसको उस लिमिट तक अपने पास पकड़ के रखता है और उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनने देता है, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है,
तो हम लोग ये जानते हैं यदि मैं इसमें 3.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम दे दूंगा एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, तो इससे जैसे मैंने 3.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम दिया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ के चला जाएगा और ये जो इंसुलेटर बना हुआ है ये इंसुलेटर हमारे पास में एज ए कंडक्टर बन जाएगा। तो इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई इस एटम की या इस मटेरियल की वो हो जाएगी 3 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। किस केस में? एयर के केस में। इसी प्रकार सबके सब केस में अलग है, रबर के केस में अलग है, पोरोसिन के केस में अलग है, प्लास्टिक केस में अलग है, लेकिन एयर के केस में हमारे पास में इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो हो जाएगी कि वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ एन इंसुलेटर जो कि उसको वहाँ तक इंसुलेटर बनाए रखता है, उसके बाद में उस एनर्जी को उस एटम के पास में इलेक्ट्रॉन है उसको वो रिलीज कर देगा और वो इंसुलेटर हमारे पास में कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यदि किसी की जितनी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी हमारे लिए वो उतना ही अच्छा इंसुलेटर होगा, यदि उसकी कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी तो हमारे लिए वो उतना ही बेकार इंसुलेटर होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे घरों में जो एबोनाइट के जो स्विच वगैरह लगे हुए, क्योंकि जो स्विच के पीछे जो है वो हमारे उनको पता है कि उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि स्विच के पीछे कॉपर के जो मटेरियल लगा हुआ है जिसके अंदर हम लोग तार वगैरह कसते हैं। तो यदि हम लोग ये चाहते हैं कि स्विच को हम लोग ऑन ऑफ करें तो उसके अंदर से करंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एज ए कंडक्टर बिहेव करती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो उसके अंदर से करंट नहीं आना चाहिए। तो जो एबोनाइट स्विच हमारे पास बने हुए हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि उन स्विच की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमें कम से कम झटका लगे। आगे देखिए तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास में सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जो ना तो कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर होता है, उसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो यदि हम लोग किसी भी टेम्परेचर की बात करें तो उसकी एक लिमिट होती है टेम्परेचर की, जैसे 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, -273 डिग्री, 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यदि हम लोग एक टेम्परेचर की लिमिट की बात करते हैं तो जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर बहुत कम होता है मीन्स 273 केल्विन होता है, तो उस टेम्परेचर पे ये जो मटेरियल है ये एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कि इनके पास सिचुएशन क्या होगी, 273 केल्विन पे यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इतना ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कराता है। लेकिन 273 केल्विन पे ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन यदि मैं इसका टेम्परेचर जो है इस मटेरियल का रूम टेम्परेचर कर दूं मीन्स 300 केल्विन कर दूं, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स लगा हुआ था ये न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर पड़ जाता है और इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल के आ जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे कंडीशन क्या थी हमारे पास में, वो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। रूम टेम्परेचर पे सिचुएशन ये आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन किया और एनर्जी गेन करने का उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और वे उस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ गए। तो ये एक ऐसे मटेरियल है जो लो टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन यदि इनका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर दे या राइज कर दे तो ये एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जितने भी हमारे लैपटॉप, टीवी, मोबाइल वगैरह सब के सब जो है बेस्ड है वो सबके सब सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इन सब की जो वर्किंग है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि यदि हम लोग सेमीकंडक्टर की जगह उनमें मेटल का यूज़ करेंगे तो आप लोगों ने एक 10th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यदि हम लोग सीधा मेटल यूज़ करेंगे तो मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और हमारे मोबाइल वगैरह जो लैपटॉप वगैरह उनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं ताकि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़े तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़े, मतलब कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाए और उसके अंदर से ईजिली चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाए और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे पास में सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, गैलीनियम हुआ, ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में सेमीकंडक्टर के। आगे देखिए सुपर कंडक्टर। हालांकि ये जो टॉपिक है ये बाद में पढ़ाने का है,
जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे सुपर कंडक्टिविटी का एक टॉपिक आएगा हमारे पास में। लेकिन अभी एक कैटेगरी है ये जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। तो एक लाइन में इसको ख़त्म करते हैं। तो एट वेरी लो टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एट वेरी लो टेम्परेचर इन मटेरियल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। मतलब कि यदि आप एक टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल दे रहे हो दूसरे टर्मिनल पे भी आपको उतना ही पोटेंशियल मिलेगा। मतलब इन प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बिल्कुल 0 होता है। दूसरा, इनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी बिल्कुल 0 हो जाता है। मतलब किसी प्रकार से उस मटेरियल के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसका ये अपोजिट नहीं करते, कोई करंट का लॉस नहीं होता है। और इनकी जो एफिशिएंसी है तो वो हम लोग कह सकते हैं कि 100% इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ देयर इज नो रेजिस्टेंस मीन देयर इज नो लॉस ऑफ करंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास में मरकरी, कुछ और भी है वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग ये पढ़ेंगे कि चार्जिंग के जो मेथड है वो कौन कौन से, मतलब कि हम लोग कितने तरीके से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।